हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट टीचर 68500 में। आज का यह वीडियो यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के दूसरे भाग को पढ़ने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं या पार्ट 1 में आपने जो भी कुछ पढ़ा, यहीं से यूपी टेट और सुपर टेट में ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह जूनियर स्तर तक के जो किताबें होती हैं पर्यावरण अध्ययन की, कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो पर्यावरण पढ़ाया जाता है यूपी गवर्नमेंट की किताबों से, ठीक है, उसी का निचोड़ आप पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं, आपसे मैं बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए सीधे अपने आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं। और पर्यावरण के अंदर ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी जो आप अभी देख पा रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे बताया हुआ था कि इजी क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। अगर कठिन क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में तो चलेगा, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, आपके रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आसान चीज़ें आपने गलत कर दी तो फिर तो कंपटीशन से आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आसान चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करनी है। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया था। ये जो नीम है, सिनकोना है, जामुन, यूकेलिप्टस, मुलेठी, इन सब का यूज़ किया है पार्ट 1 में। पार्ट 1 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आई बटन पे भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ टच करके वीडियो को देख पाएंगे पार्ट 1 को। यह पार्ट 2 है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम में यूपी जो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में इतने ही वन्य जीव अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, और इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एकदम कंपलसरी है। कम से कम इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। और इन चीज़ों को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप इसको ट्रिक के थ्रू, ठीक है, ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करिए। चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके, वास्तविक जीवन से जोड़ के आप याद करेंगे, तब लंबे समय तक याद रह पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है कान्हा। मान लीजिए कान्हा अभयारण्य है, यह है मध्य प्रदेश में। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? अपना ट्रिक आप खुद बना सकते हैं। जैसे कान्हा यानी कि कृष्ण भगवान को कान्हा कहा जाता था, तो यहाँ पे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कान्हा जो है गोपियों के मध्य रहते थे, ठीक है। कान्हा गोपियों के मध्य रहते थे हमेशा, ठीक। कान्हा मध्य प्रदेश। तो एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा कि कान्हा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो आपको फटाक से याद आ जाएगा कान्हा गोपियों के मध्य रहते थे। इस ट्रिक से मैंने याद किया था। तो कान्हा मध्य यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। ये तो जस्ट मैं ऐसे ही झटके से आपको बता रहा हूँ। आगे जब इन चीज़ों को अलग से हम पढ़ेंगे तो ट्रिक के थ्रू मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, लेकिन आप अपने ट्रिक खुद बना के याद कर सकते हैं। फिर आपको लंबे समय तक याद रहेगा, भूलेगा नहीं। चलिए ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए चीज़ों को। पहला वन्य जीव अभयारण्य जो है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, वो है पेरियार अभयारण्य। ये कहाँ है? इडुक्की, केरल में है, ठीक है। अगला देखते हैं चंद्रप्रभा अभयारण्य। ये है चंदौली में, उत्तर प्रदेश में, ठीक। उसके बाद अगला है मानस अभयारण्य। ये है असम में, ठीक। जल्दापारा पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद कान्हा आपको याद हो गया होगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आप कान्हा जब आपके सामने आया है यहाँ पे तो फटाक से आपके दिमाग में मध्य प्रदेश घूम गया होगा, क्योंकि इस ट्रिक से हमने कुछ देर पहले चर्चा किया था इस पर। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में है, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में तो बहुत फेमस है, सी टेट वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? जो मतलब इसी समय मुझे जो याद आ रहा हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मैं होता तो उसको कैसे याद करता। यहाँ पे है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये लखीमपुर में है, लखीमपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो दूध से क्या बनता है? खीर बनता है। और इसमें लखीमपुर में खी भी है, र भी है, खीर, ठीक है, लखीमपुर, ठीक है। इसमें खी भी है और र भी है, तो हो गया खीर। और दूध से क्या बनता है? खीर बनता है। यानी कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? लखीमपुर में, ठीक। ये तो मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, आप अपना ट्रिक खुद बना सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है, ठीक। उसके बाद केवलादेव एवं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं केवला, लास्ट में क्या है? देव,
और यहाँ पे क्या है, स्थान, यानी कि देव स्थान, देव स्थान। केवला देव कहाँ है, राजस्थान में, लास्ट का देव और यहाँ लास्ट का 3 अक्षर स्थान, ठीक है। और सरिस्का भी राजस्थान में ही है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है, ललितपुर में है। और देखिए मुझे पता है कि एग्ज़ाम डेट वगैरह ना आने से पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जिन लोगों का अभी भी मन लग रहा है ना, इन्हीं का सिलेक्शन होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर सीटें 50,000 आती हैं शिक्षक भर्ती की, और इसमें अप्लाई करेंगे कम से कम 5 से 10 लाख लोग इस बार, ठीक है, शिक्षक भर्ती सुपर टेट उत्तर प्रदेश के लिए। तो 50,000 सीटें हैं, 5 से 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे, तो सिलेक्शन किसका होता होगा इसमें? आखिर 50,000 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, 50,000 सीटें हैं तो सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है जो फालतू चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता है। तो पढ़ाई में आपका मन ना लग रहा हो तो आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि सिर्फ 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख मैक्सिमम सीटें होती हैं, ठीक है, तो 1 लाख सीटों के लिए अगर 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं मान लीजिए, तो 1 लाख लोगों का ही होगा, 9 लाख लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये जो 9 लाख लोग बाहर होंगे आपको इसमें आना है, या जो 1 लाख लोग सेलेक्ट होंगे इसमें आना है, आपको डिसाइड करना है। आगे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दूंगा, मोटिवेशन आप खुद से पैदा करिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। चलिए आगे देखिए और नोट करते रहिएगा ताकि एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में ईजी हो। कई बार क्या होता है, अच्छे कंटेंट हम पढ़ लेते हैं, याद नहीं रख पाते उसको लंबे समय तक, तो नोट रहेगा तो याद जरूर हो जाएगा रिवीजन के टाइम। अब देखिए, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कुकरैल में। अगर आप उत्तर प्रदेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की किताबों से ये सभी चीज़ें ली गई हैं। तो लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुकरैल में, ठीक है। कुकरैल 1 लखनऊ में है और 1984-85 में इसका स्थापना किया गया था, स्थापित हुआ था, ठीक। अगला है राष्ट्रीय, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त योजना है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना एग्जाम में पूछ सकता है किन 3 प्रदेशों की योजना है, तो 3 ऑप्शन में होगा, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त योजना है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना, ठीक है, जो मगर और घड़ियाल के संरक्षण हेतु की गई थी। एक एक लाइन बहुत सिलेक्टेड है, सुपर टेट में भी काम आएगा, यूपी टेट में भी काम आएगा। अगला है घड़ियाल प्रजनन केंद्र 2 हैं, पहला कुकरैल 1 लखनऊ तथा दूसरा है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में। ये चीज़ याद रखिएगा, नोट करते रहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है और आया भी था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। प्रोजेक्ट एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट याद रखिएगा। एलिफेंट रिजर्व बिजनौर व सहारनपुर जिलों के वन्य क्षेत्र में निर्माणाधीन है, ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, इटावा के फीसर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक, किया जा रहा है, प्रगति पर है। लेकिन ये किताब बहुत पुराना होगा तो अब तक लगभग कंप्लीट हो गया होगा, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ पे है, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है और ये निर्माणाधीन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किताब पुराना है जिससे मैंने ये चीज़ें नोट की हैं, तो आप इसका अपडेट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अपडेट मैं खुद आपको बता दूंगा। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य संरक्षित वन क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन उपज का विकास करना है। अगले पेज पे चलते हैं। सामाजिक वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी योजना से भी क्वेश्चन आया हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। ऑपरेशन ग्रीन योजना प्रदेश में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन एवं संवर्धन हेतु 1 जुलाई 2001 से शुरू किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? हरित क्षेत्र का विस्तार करना एवं वनों का उन्नयन करना, ठीक। तो याद यहाँ पे रखना है कि ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ? जुलाई 2001, ठीक है, इसका शुरुआत किया गया था। अगला देखिए, वन महोत्सव 1952 से देश के साथ साथ प्रदेश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव,
चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से 19 मार्च 1998 से शुरू किया गया था। इन चीज़ों को आप एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत क्लियर होगा, नोट करेंगे और क्लियर हो जाएगा, फिर रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ने का सही तरीका है नोट करते चलिए, चाहे किसी भी चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो। हमारे जीवन में वनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। साथ ही बहुत से लोगों ने कमेंट किया था सर PDF नोट्स एक बार दिखा दीजिए, एक अलग से वीडियो बना दीजिए। तो अलग से वीडियो तो नहीं बना पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है, तो उसका डिटेल मैं आपको यही बता देता हूँ। आप 7905352723 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं PDF नोट्स के लिए, ठीक है। PDF नोट्स सुपर टेट की फ़ीस मैं ही बता दूँ 499, इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। फीस रखने का उद्देश्य बस यही है कि जो थोड़ा बहुत इस पर मेहनत किया जाता है रात में जग कर टाइप करने में, ठीक है, बहुत सारे इसमें वर्क होते हैं, ठीक है, बहुत सारी किताबें खरीदनी पड़ती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जस्ट फीस इसलिए रखा गया है कि इस नोट्स का आप थोड़ा महत्व समझें। फ्री की चीज़ों की वैल्यू बिल्कुल नहीं होती। पहले CTET UP TET के नोट्स आज के 1 साल पहले 2019 तक, ठीक है, 2019 तक कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता था, 2019 के पहले 18 में 17 में, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं थी। तो वैल्यू समझने के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों के लिए पे करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और जो भी नोट्स आपको मिलेंगे सुपर टेट स्पेशल स्टडी ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड होंगे, एक भी फालतू चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ काम की चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो जितना मेहनत किया गया है उसके हिसाब से 499 रुपये फ़ीस बहुत ही कम है। जिन लोगों ने भी नोट्स लिया है आप उनसे रिव्यू पूछ सकते हैं, और आपने लिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नोट्स आपको कैसे लगे, जिन लोगों ने ले रखा है ऑलरेडी। सजीव घटक देखिए, इनसे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं पहले भी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चीज़ें इजी हैं, आसान हैं, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ के नोट जरूर करिए। आपके सुपर टेट UP टेट के लिए जो आप नोट्स तैयार कर रहे हैं उसमें इनको शामिल जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। सजीव घटक, सजीव घटक क्या होता है ध्यान से देखिएगा। सजीव घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव आते हैं। एक घटक एक दूसरे के लिए पोषण यानी कि आहार का कार्य करते हैं। पोषण के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, और इन्हीं 3 भागों से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहला उत्पादक, ठीक है। उत्पादक क्या होते हैं? जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, स्वपोषी कहलाते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं भोजन स्वयं, आप सभी को पता ही है। अगला देखिए, उपभोक्ता। उत्पादक समझ में आ गया आपको, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। अगला उपभोक्ता, जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर, इन लोगों पर, उत्पादकों पर यानी कि हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें कहते हैं उपभोक्ता, ठीक है। और इनको परपोषी भी कहते हैं, निर्भर रहने के कारण, तो उपभोक्ता को परपोषी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है। उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक। 3 भाग कौन कौन से हैं वो भी ध्यान रखिएगा। पहला, प्रथम चरण का उपभोक्ता जो है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें प्रथम चरण के उपभोक्ता कहते हैं हम। जैसे कि मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, यानी कि कह सकते हैं शाकाहारी जंतु। वैसे मनुष्य शाकाहारी नहीं है, फिर भी इस श्रेणी में इसको शामिल किया गया है, ठीक है, प्रथम चरण के उपभोक्ता में। अगला देखिए, इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। तो दूसरा देखिए, द्वितीय चरण उपभोक्ता कौन होते हैं? जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, द्वितीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, भेड़िया, बकरी, हिरण, खरगोश का शिकार करते हैं, ठीक है, यानी कि जो मांसाहारी जानवर हैं ये प्रथम चरण के उपभोक्ता को खाते हैं, इन्हें ही द्वितीय चरण का उपभोक्ता कहते हैं हम, ठीक। आगे चलते हैं। अब तीसरा जो भाग है, तीसरे चरण का उपभोक्ता, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार द्वितीय चरण के उपभोक्ता यानी शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव तीसरे चरण के उपभोक्ता या अपमार्जक कहलाते हैं। यानी कि जो तृतीय चरण उपभोक्ता हैं इन्हें हम अपमार्जक भी कहते हैं, नोट कर लीजिए।
अपमार्जक, ठीक है, तृतीय चरण के उपभोक्ता को अपमार्जक भी कहते हैं, जो मरे हुए मृत जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे गिद्ध हो गए, बाज हो गए, चील हो गया, कौवा हो गया, ठीक, ये मृत जानवरों को खाते हैं। और अब आखिरी है अपघटक। अपघटक क्या होता है, ध्यान रखिएगा। सोचिए, क्या सभी सजीव प्राणियों की मृत्यु होने पर प्रकृति में इनके ढेर बन जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि प्रकृति में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो मृत जीवधारियों एवं सड़ी गली वस्तुओं को खाकर इनसे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया और कवक। तो पूछेगा बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया अपघटक है। कवक क्या है, कवक अपघटक है, ध्यान रखिएगा। इन्हें मृतपोषी भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे चीज़ें तो बड़ी इजी लग रही होंगी, लेकिन अंदर इसके बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो इन क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए। और जो सुपर टेट का आपको नोट्स मिलेगा, जो नंबर मैंने आपको बताया था 7905352723, इस नंबर पर थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, सब कुछ कंप्लीट मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूषित जल के प्रयोग से, ठीक है, दूषित जल में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके प्रयोग से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेचिस कैसे होता है, अमीबा द्वारा, ठीक, अतिसार जीवाणु द्वारा, टाइफाइड जीवाणु द्वारा, पीलिया कैसे होता है, विषाणु द्वारा, ठीक है, हैजा कैसे होता है, जीवाणु द्वारा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए इसको नोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेचिस अमीबा द्वारा, अतिसार जीवाणु द्वारा, टाइफाइड जीवाणु द्वारा, पीलिया विषाणु जनित रोग है, हैजा जीवाणु द्वारा, ठीक है। चलिए, और देखिए वैसे तो ये सभी किताब में जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही आपके सामने हैं, लेकिन अगर किताब के में भी कोई मिसप्रिंट होगा, गलत लिखा होगा, आपको ऐसा कोई लगे, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि उसको सुधार किया जा सके। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग, ठीक है, तो एडीज मच्छर, एनाफिलीज आदि पनपती है, जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोगों की वाहक होती है, ठीक है। ये सब एकत्रित जल में पनपने वाले रोग हैं, मतलब मच्छर से पैदा होने वाले रोग हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में भी देखा था, एक बार फिर से देख लीजिए। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से आपने सुना होगा, तो भोपाल गैस त्रासदी क्या था, ठीक है, एक वहाँ की भोपाल के फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हो गया था, ठीक है। कब हुआ था, 2-3 दिसंबर की रात को 1984 में, और इसके कारण वहाँ आसपास के बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, और उस गैस के कारण बहुत से लोग अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हो गए थे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। कब हुआ, 2-3 दिसंबर के रात को 1984 में हुआ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, जनगणना जो होने वाला था 2020 में, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से वह आगे टल गया है, लेकिन इसके पहले जनगणना 2011 में हुआ था। और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनगणना से एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके पहले जनगणना 2011 में हुआ था, 10 साल पहले। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, 19 करोड़। अभी लगभग 24 करोड़ प्लस जनसंख्या हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में। लेकिन 2011 में 19 करोड़ थी, ठीक है। जो पूरे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, 16.5% था, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ये शिक्षक भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला देखिए, वीडियो लगभग 15-16 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, और जैसा कि आपको पता है कि नेपाल बॉर्डर साइड में मैं हूँ, और यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में। तो बहुत लंबा वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए, और आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके अगले पार्ट में इस जो पूरा किताब का समरी है, निचोड़ है, ठीक है, इस पर्यावरण का समाप्त हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू।